हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर नए एपिसोड की खबर आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो पक्का जाकर प्लेलिस्ट से इसके बाकी एपिसोड भी सुनिएगा, पूरा मजा आएगा। धन्यवाद दोस्तों, चलिए अब कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। 226 विश्व तरु का बीज और क्लियो की फीलिंग्स। डगलस का काम तमाम हो चुका था और शौर्य वहीं खड़ा उस नज़ारे को बड़े ही शांति से देख रहा था। उसने आज फिर एक पापी दानव को उसके अंजाम तक पहुंचाया था, पर उसके मन में कई ख्याल आने लगे थे। क्या कली का प्रभाव हर तरफ गहराई तक पहुंच चुका है? क्या मैं कभी कली के प्रभाव को जड़ से मिटा पाऊंगा भी? कली एक सोच है जो इंसान को बुरा बनती है और आप भले इंसान को मार दो पर उसकी सोच को नहीं मार सकते। हर युग में अधर्म का जन्म अहंकार और घमंड से ही होता है। इस युग में तो ये हर इंसान के अंदर बसा हुआ है। मुझे इसे खत्म करने के लिए पहले इसकी जड़ को खत्म करना पड़ेगा और लोगों के मन से पाप को नष्ट करना पड़ेगा। तभी विश्वतरु की आवाज ने शौर्य को उसकी सोच से बाहर लाया। उसने मुड़कर देखा तो विश्वतरु मुस्कुराकर शौर्य को देख रही थी। उसने झुककर शौर्य को प्रणाम किया और बोली, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यकीन है कि आप अपने मार्ग पर चलकर देवत्व को जरूर प्राप्त करेंगे। शौर्य ने ये सुना तो उसकी शुभकामनाओं के लिए उसने भी विश्वतरु को धन्यवाद कहा। तभी विश्वतरु ने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक हरे रंग का बीज उत्पन्न हुआ। मुझे पता है कि आपके शरीर में कई सारे राज छुपे हुए हैं और इसीलिए मैं आपको ये बीज दे रही हूँ। ये आपके पुरानी आत्मा को अधिक मजबूत और अधिक शक्तिशाली बना देगा। साथ ही आपके अंदर बसा हुआ आयाम आपके अंतर्विश्व से जुड़ जाएगा। शौर्य ने जब ये सुना तो वो कंफ्यूज होकर सिस्टम की ओर देखने लगा। तभी सिस्टम ने समझते हुए कहा, होस्ट, अभी तुम अपनी साधना के संत अधिपति स्तर पर पहुंच गए हो, जिस वजह से अभी तक तुम्हारे शरीर में अंतर्विश्व की उत्पत्ति नहीं हुई है। जब तुम्हारे साधना का स्तर अधिपति सम्राट के स्तर पर पहुंच जाएगा तो तुम्हारी चेतना भी एक अलग आत्मा के रूप में विकसित हो जाएगी और साथ ही साथ वह तुम्हारे शरीर से जुड़ जाएगी। फिलहाल जो तुम अपने अंदर एक गर्भ को देख रहे हो वह वही आत्मा है। जब तुम्हारी पौराणिक आत्मा पुनर्तः विकसित हो जाएगी तो वह धीरे धीरे एक विश्व का रूप लेगी और ये तरु का बीज तुम्हारे उस अंतर्विश्व में स्थापित हो जाएगा। इस पूज के कारण तुम्हारा अंतर्विश्व एक नया आयाम बन जाएगा और तुम्हारे विश्व में तुम खुद एक देवता बन जाओगे। सिस्टम का सारा ज्ञान शौर्य के सिर के ऊपर से चला गया। बस उसे ये मालूम हो गया कि इस बीज के मदद से वह एक नए कल्पतरु को अपने आयाम में स्थापित कर पाएगा और इसी बीज के कारण उसे साधना में आगे बहुत ज्यादा मदद होने वाली है। शौर्य ने उस बीज को अपने शरीर में धारण कर लिया और अगले ही पल उसके मणिपुर चक्र में स्थित गर्भ था वह थोड़ा अधिक बढ़ गया और उसके अंदर से एक शक्तिशाली आभा महसूस होने लगी। कल्पतरु का बीज भी उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। इसे देखकर शौर्य को बहुत खुशी हुई और उसने मन ही मन कल्पतरु का धन्यवाद किया। बीज प्राप्त करने के बाद शौर्य ने विश्वतरु से जाने की अनुमति ली और वह रानी क्लियो के साथ पवित्र वन से बाहर निकल आया। इधर बाहर आते ही शौर्य ने जो नज़ारा देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। हर तरफ जो पेड़ों पर बने घर थे सारे के सारे खाक हो चुके थे। वहीं एल्फ जाति के सारे योद्धा दर्द में अपने टूटे फूटे हाथ पैर लेकर यहाँ वहां पड़े थे। यहाँ तक कि आम एल्फ जाति के लोग भी कुछ हद तक घायल हो गए थे। इस मंजर को देखकर रानी क्लियो का गला सूख चुका था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि ये किसने और किस लिए किया था। जब वहां मौजूद लोगों की नजरें रानी पर पड़ी वो लोग दौड़कर रानी के पास चले गए और कराहते रोते हुए उससे बोलने लगे, महामहिम हमें बचा लीजिए, उस इंसानी औरत ने हमें बहुत मारा। हमने तो बस आपके आदेश का पालन किया था, मगर वो औरत शैतान की नानी थी। उसने हमें दौड़ा दौड़ा के मारा। तभी एक एल्फ लड़की जो रानी को बॉडीगार्ड थी जमीन पर रेंगते हुए आए और बोली, रानी साहिबा हमें माफ कीजिए, हम उसे रोक नहीं पाए, वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। उसकी ताकत यहाँ किसी से भी मैच नहीं हुई। तभी एक और लड़की जो कि आम लोगों में से थी वह एज आए और गुस्से से रानी को देखते हुए बोली, रानी क्लियो तुम रानी कहने के लायक नहीं हो, तुमने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। तुम्हारे वजह से आज ये तबाही मची है। मेरा घर उजाड़ दिया तुम्हारे उस मेहमान ने, मुझे इसका हर जाना चाहिए। तभी कबीले के बाकी सामान्य एल्फ भी आगे आते हुए रानी को कोसने लगे। रानी क्लियो ने अपना सिर नीचे झुका लिया और अपने हाथ जोड़कर सभी से माफी मांगते हुए बोली, मेरे कबीले के लोगों से मैं रानी क्लियो अपनी इस गलती के लिए माफी मांगती हूँ।
जिन लोगों के घर टूट गए हैं या उन्हें कोई नुकसान हुआ है, मैं उन्हें इसका हर्जाना दे दूंगी, साथ ही राज्य के सबसे काबिल वैद्य से आपका इलाज भी करवाया जाएगा। उसकी बात सुनकर सभी ने थोड़ी राहत की सांस ली ही थी, तभी उन्हें रानी के पीछे से शौर्य आते हुए दिखाई दिया और उसके बगल में शैतान की नानी मतलब अद्विका दिखाई दी। अद्विका को देखते ही सभी एल्फ के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उनकी सांसें जो अब तक धीमे धीमे चल रही थी अचानक रुक सी गई। कुछ एल्फ तो उसे देखते ही बेहोश हो गए। जब शौर्य ने ये नज़ारा देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। तभी उसकी नज़र अद्विका पर पड़ी जो भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। शौर्य समझ गया कि इन लोगों की पिटाई अद्विका ने ही की थी, पर सवाल ये था कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी शौर्य की नज़र मरे हुए पहरेदारों पर गई और उसने सवालिया नज़रों से अद्विका को देखा। अद्विका ने अपना सिर तुरंत नामे हिलाया और बोली, इन्हें मैंने नहीं मारा, इन्हें तो उन काले एल्फ ने आकर मारा था और उन्होंने उसके बाद मुझे किडनैप कर लिया। वैसे मैं उन्हें भी यही मार सकती थी, पर जब मुझे ये पता चला कि वो लोग भी पवित्र वन में तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं तो मैंने खुद को उनके हवाले किया। इतना कहकर अद्विका शौर्य की ओर बड़ी बड़ी चमकती आंखों से देखने लगी, मानो वो पूछ रही हो, सही किया ना मैंने। शौर्य ने ये देखा तो उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, सो स्वीट ऑफ यू, तुम बहुत स्मार्ट हो। ये सुनकर अद्विका तपाक से बोली, वो तो मैं हूं ही, आखिर बीवी किसकी हूं। शौर्य और अद्विका अपनी प्यार भरी बातें किए जा रहे थे तो दूसरी तरफ रानी क्लियो उन्हें ऐसा करते देखकर अंदर ही अंदर जल भून रही थी। उसे अच्छे से पता था कि अद्विका की हाथों से शौर्य को छीनने का सपना देखना यानी अपने पूरी जाति को दांव पर लगाना था, और ऐसा चांस वो नहीं ले सकती थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिल से शौर्य की छवि को भूलने की कोशिश की। दूसरी ओर लुसिफर की मौत के बाद कली बेहद परेशान हो चुका था। कली का इक्का आज मारा गया था जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। लुसिफर की मौत कली के लिए एक सदमा थी। कली इस वक्त अपने सिंहासन पर बैठकर सोच ही रहा था, तभी उसे एहसास हुआ कि उसका एक और प्यादा जिसे उसने विश्वतरु को कमजोर करने के लिए भेजा था वह भी मारा गया है। अब कली का गुस्सा आसमान छूने लगा और उसने गुस्से से अपने कमरे में स्थित सभी चीजों को तोड़ने शुरू कर दिया। कमरे मची तबाही की वजह से उसके सेवक वाहन आ गए, पर उनके कुछ पूछने से पहले ही कली ने उन्हें हवा में उठाया और अपनी तरफ खींच लिया। कली ने एक एक करके उन सभी सेवकों को चबाकर खा लिया और उन्हें भागने का एक मौका भी नहीं दिया। कली गुस्से में पागल हो चुका था, तभी उसके दिमाग में शौर्य की आवाज सुनाई दी, और क्या हाल है दानव सम्राट कली, क्यों लग गई ना तेरी लंका, अब अगली बारी तेरी है, मैं आ रहा हूं। इतना कहकर शौर्य ने कनेक्शन काट दिया। अब दोनों के बीच का टकराव ऐसी हद तक पहुंच चुका था जहां से अब वापस मुड़ना मुमकिन नहीं था। शौर्य इस वक्त रानी के महलनुमा पेड़ के अंदर बैठकर जंगली चाय का मजा ले रहा था। शौर्य चाय की चुस्की लेकर मजा लेते हुए बोला, तो रानी साहिबा, अब मुझे लगता है कि आपकी एल्फ प्रजाति खतरे से बाहर है, तो मैं चाहूंगा कि अगली बार ऐसे परिषद और बूढ़े लोगों के चक्कर में ना पड़कर अपने सदसद विवेक के साथ अपना राज्य चलाओ। राज्य का शासन चलाते समय आप जितने लोगों की बातें सुनेंगी उतने ही प्रकार के कीड़े आपके दिमाग में आएंगे। अगली बार इस विश्वतरु के रहस्य को किसी के भी सामने उजागर मत करना। रानी क्लियो ने शौर्य की बात पर सहमति जताते हुए हमें अपनी गर्दन हिलाई। उसके बाद कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद रानी क्लियो ने ना रहकर शौर्य से अपने दिल की बात कहने की ठान ली। रानी क्लियो ने पहले अद्विका से बात करना बेहतर समझा और उसने अद्विका से कहा, अद्विका मैडम, अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ बात कहना चाहूंगी। रानी क्लियो की बात सुनकर अद्विका ने अपना सिर हाँ में हिलाया, पर उसके चेहरे पर एकदम सपाट भाव थे। रानी क्लियो ने फिर एक गहरी सांस ली और शौर्य की तरफ देखते हुए बोली, महोदय शौर्य, आप जैसा पुरुष जो इतना शक्तिशाली और हैंडसम है वो इस एल्फ किंगडम का राजा बनने के लिए काबिल है। अगर आप मुझे अपने हैं तो मैं आपको इस किंगडम का राजा घोषित करना चाहूंगी। रानी क्लियो की बात सुनकर शौर्य, जिसने अभी अभी चाय की एक घूंट ली थी, उसे किसी फुव्वारे की तरह मुंह से थिंक दिया और खांसने लगा। अद्विका को भी एकदम से झटका सा लगा। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ये रानी सीधा उसके सामने ही उसके पति को इस तरह से प्रोपोज कर देगी। शौर्य ने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और बोला, माफ करना रानी साहिबा, मैं थोड़ा शौक हो गया था, पर मैं आपके इस प्रस्ताव को। इतना कहते हुए शौर्य ने अद्विका की ओर देखा जिसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। शौर्य ने अपनी थूक मिली और फिर रानी क्लियो को देखते हुए आगे बोला, मैं आपके प्रस्ताव को नहीं मान सकता। मैं जिस देश से आता हूं उस देश में बहुपत्नीत्व की कोई प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति एक ही महिला के साथ विवाह कर सकता है और उसके साथ उसे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। आप बहुत सुंदर और अच्छी है, पर मैं ये नहीं मान सकता।
शौर्य ने अद्विका के खौफ से डरते हुए रानी क्लियो का प्रस्ताव ठुकरा दिया, पर वह मन ही मन इसे स्वीकार करना चाहता था। आखिर मेन विल बी मेन इस उसूल पर वो भी खरा उतरता था। रानी क्लियो को इसकी अपेक्षा पहले ही थी, इसलिए उससे ये बात इतनी बुरी नहीं लगी। रानी ने अपनी नजरें झुका ली और हाथ से एक ताली बजा दी। एक एल्फ अंदर आया तो रानी ने उसे शौर्य के अगले सफर की तैयारी करने के लिए कह दिया। पर तभी शौर्य अपनी जगह पर खड़ा हो गया और बोला, रानी साहिबा, आपको कष्ट लेने की जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। आपके साथ का उपयोग करेंगे तो और ज्यादा खतरा होगा, उससे अच्छा तो हम खुद उड़कर चले जाए। इतना कहकर शौर्य ने अद्विका की कमर में हाथ डाला। तभी अद्विका ने भी रानी क्लियो को जलाने के इरादे से बड़े ही प्यार से शौर्य के गले में हाथ डाला। अद्विका की ये हरकत शौर्य समझ गया और बेमन से वह उसे लेकर आसमान में उड़ गया। रानी क्लियो शौर्य को जाते हुए देखकर एक गहरी सांस लेते हुए अपने कक्ष में चली गई। आसमान में अद्विका आज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रही थी। उसने शौर्य को कसके गले लगाया था और बार बार शौर्य के गालों को, होंठों को चूमे जा रही थी। शौर्य को भी अब रहा नहीं गया और वो भी उसे किस करने लगा। पर जैसे ही शौर्य डार्क फॉरेस्ट के क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसे एक जानी पहचानी आभा महसूस हुई। शौर्य ने तुरंत अपनी रफ्तार कम की और वह डार्क फॉरेस्ट के उस हिस्से में उतर गया। जब वह नीचे पहुंचा तो उसने अपने सामने काले रंग के ढेर सारे पेड़ देखे, जिनके ऊपर सूखी घास की झोपड़ियां बनी हुई थी। नीचे जमीन पर बहुत सारी गंदगी फैली हुई थी। जंगल के एक कोने में कुछ लोग एक जानवर को लकड़ी से बांधकर उसे आग के ऊपर भून रहे थे। शौर्य उन्हें देखकर तुरंत पहचान गया कि ये बस्ती डार्क एल्फ प्रजाति की थी। इस बस्ती में शौर्य ने डार्क एल्फ के बच्चे जो कुपोषण से ग्रसित थे इधर उधर घूम रहे थे। बच्चों को देखकर शौर्य का दिल दहल उठा। शौर्य को उनकी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। उसने देखा कि एक छोटी डार्क एल्फ प्रजाति की लड़की सड़क पर नाली के किनारे बैठकर कचरे में से अपने लिए खाना ढूंढकर खा रही थी। शौर्य को उनकी इस हालात पर बहुत दया आई और वह अद्विका के साथ नीचे उतर आया। शौर्य के नीचे आते ही वहां देख एल्फ कबीले के लोग तुरंत सतर्क हो गए और कई सारे योद्धा अपनी अपनी तलवारें लेकर उन्हें घेर कर खड़े हो गए। शौर्य ने तुरंत अपने हाथ ऊपर किए और शांति से बोला, मैं यहाँ आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, पहली मेरी बात सुनिए। शौर्य की आवाज में शांति थी और सच्चाई भी थी। शौर्य की बात सुनकर सभी डार्क एल्फ थोड़ा रुक गए और अपने पीछे से आ रहे एक लड़की को देखने लगे। तभी वहां पर एक खूबसूरत सांवले रंग की एल्फा पहुंची। उसने शौर्य को ध्यान से देखा और बोली, तो वो तुम ही हो जिसे उस क्लियो ने अपने राज्य में बुलाया था। अब यहाँ क्या करने आए हो? लगता है मेरे आदमी तुम्हें रोकने में नाकाम हो गए हैं। ऐसा कहते हुए उस डार्क एल्फ ने एक नजर अद्विका पर डाली। उसकी नजरों में एक चिढ़ थी। पर तभी अद्विका अपनी जगह से गायब हो गई और वह डार्क एल्फ लड़की अद्विका के हाथों के पकड़ में आ चुकी थी। वह लड़की अद्विका के हाथों में छटपटाने लगी। तभी सारे बूढ़े लोग अपने घुटनों पर बैठ गए और कहने लगे, महामहिम प्लीज हम पर दया कीजिए। वो हमारी मजबूरी थी, इसी वजह से हमने वह काम एल्फ परिषद की तरफ से लिया था। उस काम के बदले हमारे लोगों को परिषद ने हमें खाना और बाकी के जरूरत के सामान दिए थे। हम आपसे दया की भीख मांगते हैं। ये सुनकर अद्विका ने उस लड़की को पटक दिया और बोली, अगली बार अगर मुझे चिढ़ाने की या उकसाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी इस जाति का नामो निशान मिटा दूंगी। ये सुनकर सारे डार्क एल्फ अंदर तक हिल गए। अब क्या शौर्य डार्क एल्फ को नष्ट कर देगा? क्या शौर्य इन डार्क एल्फ का भी उद्धार कर पाएगा? क्या समस्या थी इन डार्क एल्फ की? 227 डार्क फॉरेस्ट के एल्फ। शौर्य और अद्विका को इस वक्त कई सारे डार्क एल्फ ने घेर रखा था और अद्विका वहीं गुस्से में उन लोगों को देख रही थी। उन्हीं लोगों में एक डार्क एल्फ लड़की अपने गले को सहला रही थी और उसकी आंखें गीली हो रखी थी। उस लड़की में आखिर में थोड़ी सांस आए और वह करहाते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। असल में हमें एल्फ काउंसिल की तरफ से आपको किडनैप करने का काम मिला था और उसके बदले उन लोगों ने हमें 4 महीने का अनाज दे दिया था। शौर्य ने ये सुना तो वह हैरान होकर उन लोगों को देखने लगा। फिर कुछ सोचते हुए उसने पूछा, आप सब लोग अपना खुद का अनाज क्यों नहीं उगा सकते? आखिर क्या परेशान है? तुम बड़े एल्फ तो काफी हटे कट्टे दिख रहे हो और तलवार भी अच्छे से चला लेते हो, तो फिर खेती करने में क्या समस्या है? शौर्य का सवाल सुनकर वह लड़की अपना सिर नीचे झुकाकर बोली, हम डार्क एल्फ है और हम भी उन एल्फ की तरह ही है, पर सिर्फ हमारी त्वचा का रंग काला है क्योंकि हम डार्क फॉरेस्ट की अंधेरी जगह पर अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। हमारी शक्तियां मदर नेचर से नहीं आती बल्कि वो रात के अंधेरे से आती है। हमारी ताकत अंधेरे में ज्यादा होती है और हम अंधेरे में खुद को ढाल सकते हैं। हमें रोशनी से भी कोई समस्या नहीं है, पर एल्फ किंगडम के एल्फ काउंसिल ने हमें हमारे रंग की वजह से निष्कासित कर दिया है।
ग्रीनफील्ड फॉरेस्ट में अब सिर्फ बुरे एल्फ ही रह सकते हैं और हमें हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए मजबूर कर दिया है। सालों से हम एल्फ काउंसिल के सारे बुरे कामों को संभाल रहे थे और हमने किए हुए कामों के आधार पर काउंसिल हमें राशन मुहैया कराती है। और इस डार्क फॉरेस्ट में हमें सूरज की रोशनी नहीं मिलती तो हम यहाँ किसी भी तरह की खेती नहीं कर सकते। ये सुनकर शौर्य ने आसपास सके इलाके को देखा और बोला, यहाँ नहीं कर सकते तो जंगल के बाहर चले जाओ और अपना आशियाना बसाओ, यहाँ क्यों रह रहे हो तुम फिर? शौर्य का सवाल सुनकर उस लड़की ने फिर एक बार अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, दरअसल हम भी यही चाहते हैं पर एल्फ काउंसिल के कुछ बूढ़ों ने हमारे इस इलाके के बाहर एक सारणी की रचना की है। इस सारणी के अंदर रहने वाला डार्क एल्फ सिर्फ 6 घंटों तक ही बाहर रह सकता है। अगर वो उससे आगे 1 सेकंड भी भर रुकता है तो वह तुरंत मारा जाएगा। ये सारणी एक श्राप की तरह है और अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति का खून निकालकर इसे उन लोगों ने बनाया है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और इस जगह के बाहर बने गई फॉर्मेशन को देखने लगा। डार्क एल्फ की बस्ती के बाहर सच में एक सारणी रची गई थी और ये सारणी बनाने के लिए प्राचीन लैटिन भाषा का प्रयोग किया था। इस सारणी के चिन्ह लैटिन भाषा के थे जिन्हें देखकर शौर्य समझ गया कि एल्फ भी सारणी का प्रयोग करने में अच्छे थे पर उसके जितने नहीं। इस सारणी में भले ही लैटिन चिन्ह थे पर उनका उच्चारण संस्कृत की तरह ही थे। उन्हें ठीक से पढ़ने के बाद शौर्य को सारणी मंत्र तुरंत समझ आया और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान बिखेर गई। इस सारणी रचना का प्रयोग प्राचीन काल में कैदियों को कैद करके रखने के लिए किया जाता था। शौर्य ने उस लड़की की ओर देखा और बोला, मुझे लगता है कि आप लोगों को इस सारणी से सबसे पहले आज़ाद करना पड़ेगा ताकि आप लोग भी अब अपना पेट पालने के लिए आज़ादी से बाहर घूम सको। मैं तुम लोगों को इस सारणी से आज़ाद कर दूंगा पर बदले में तुम मुझे क्या दोगे? शौर्य की आज़ादी की बात सुनकर ही सारे डार्क एल्फ खुश हो गए थे। उस लड़की ने भी अपना सिर उठाकर शौर्य को देखा और बोली, महोदय अगर आप हमें इस कैद से आज़ाद कर देते हैं तो मेरा पूरा डार्क एल्फ कबीला जीवन भर आपका गुलाम बनकर रहेगा। ये सुनकर शौर्य ने अपना हाथ नामे हिलाया और बोला, मुझे तुम्हारी गुलामी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम लोगों से एक वचन चाहिए। शौर्य के इस बात को सुनकर सभी लोग शौर्य को हैरानी से देखने लगे। तभी शौर्य बोला, मैं तुम्हें अच्छा जीवन जीने की संपूर्ण आज़ादी और सबसे बड़ी बात यह कि तुम अपने आत्मसम्मान के साथ रह सकोगे पर उसके लिए आपको मेरे साथ वफादार रहना पड़ेगा। शौर्य की बात सुनकर सभी डार्क एल्फ शौर्य को अजीब नजरों से देखने लगे। भला ऐसा जीवन दे रहे हो तो हम तुमसे वफादारी ही क्या, हम तो तुम्हें अपना देवता बनाकर पूजेंगे। शौर्य ने उनकी नज़रों से उनके विचारों को भांप लिया और बोला, मैं तुम्हें इस जगह से बहुत दूर ले जाऊंगा और उस जगह तुम्हें अच्छी जमीन, अच्छी शिक्षा और अच्छा जीवन दिया जाएगा पर तुम लोग इस जगह वापस कभी नहीं लौट पाओगे तो फिर एक बार सोच लो। सभी डार्क एल्फ भी इस बात के बारे में सोचने लगे। तभी एक डार्क एल्फ सैनिक दौड़ते हुए आया और बोला, आज फिर एक बार वो सारे गोबलिन्स लड़कियों को उठाने के लिए आए हैं और उनके साथ उनका किंग भी आया है। उस सैनिक का संदेश सुनकर वह लड़की और बाकी के डार्क एल्फ भी अब घबरा गए थे। उनकी धड़कनें भी तेज हो चुकी थी। शौर्य अच्छे से जानता था कि ये लोग गोबलिन से बहुत ज्यादा डरते हैं। शौर्य इन गोबलिन को सबक सिखाने के बारे में सोच ही रहा था तभी एक छोटी कुल्हाड़ी बस्ती के बाहर से इसकी तरफ आते हुए दिखाई दी। शौर्य ने भी उस कुल्हाड़ी को आते देखकर अपना सिर ना में हिलाया। अगले ही पल वह कुल्हाड़ी शौर्य ने एक ही झटके में लपक कर पकड़ ली और उसके कुल्हाड़ी को शौर्य ने चूर चूर कर दिया। ऐसा होते ही कुल्हाड़ी फेंकने वाले गोबलिन ने दांत पीसते हुए शौर्य से कहा, मूर्ख इंसान, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारी भी यही कब्र खुद दूंगा। ये कहते हुए एक विशालकाय गोबलिन आगे आया। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जिसका हैंडल लगभग 1.5 फुट का था। ये इस समूह का गोबलिन किंग था। तभी गोबलिन किंग की नजर अद्विका पर पड़ी और वह मुस्कुराते हुए हवस भरी नजरों से अद्विका को देखने लगा। लेकिन तभी उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उस गोबलिन किंग की आंखें फोड़ दी गई थी और वह अब अंधा हो चुका था। वह दर्द से चिल्ला उठा पर उसके साथ आए एक भी गोबलिन ने अपनी जगह छोड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनके सामने शौर्य ने उस गोबलिन के दोनों आंखों में उंगलियां धंसाई हुई थी। अगर इन लोगों ने कोई भी चालाकी की तो उनके किंग का सिर फूट सकता था। शौर्य ने बाकी गोबलिन्स को नजरअंदाज किया और अपनी उंगलियों से ही उसने एक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह उसके दिमाग छोड़ दिया और उसकी सारी स्मृतियों को अपने दिमाग में ट्रांसफर कर लिया और अगले ही पल शौर्य ने उस गोबलिन किंग के सिर की धज्जियां उड़ा दी। अब बाकी गोबलिन बहुत बुरी तरह डर चुके थे। शौर्य ने फिर एक नज़र अद्विका पर डाली और बोला, मेरी बीवी पर नज़र उठाकर देखने वालों की मैं आंखें निकाल कर रख देता हूँ। बीवी, अब मुझे बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है तो मैं चाहूंगा कि तुम इनका शिकार करना शुरू कर दो। मुझे इन्हें जड़ से मिटा हुआ देखना है।
ये जीव बिल्कुल भी जीव कहने के लायक नहीं है। शौर्य ने इतना कहा और रक्त सम्राज्ञी को अद्विका को सौंप दिया। पिछले कुछ दिनों से रक्त सम्राज्ञी और अद्विका का तालमेल एकदम सेट हो चुका था। इसी वजह से शौर्य ने अब भी उसे ही अद्विका का साथ देने भेज दिया था। अद्विका के हाथों में जैसे ही रक्त सम्राज्ञी आ गई, रक्त सम्राज्ञी की लाल खूनी आभा एकदम से भड़क गई और पूरे जंगल के अंदर शांति फैल गई। हमलावर गोबलिन जिनकी संख्या 100 से भी अधिक थी, वो अब पूरी तरह डर चुके थे। उनकी अब सारी हिम्मत जवाब दे गई थी। अद्विका अपने हाथों में तलवार लेकर उन गोबलिन्स पर झपट गई और भेद के झुंड में घुसे शेरनी को तरह रास्ते में आ रहे हर उस गोबलिन को टुकड़ों में बांटने लगी। कुछ ही मिनटों में सारे के सारे गोबलिन्स खत्म हो चुके थे। इधर शौर्य एक छोटे से टेबल पर बैठकर अद्विका की लड़ाई का मजा ले रहा था। जब सारे गोबलिन्स मारे गए तो अद्विका ने अपना हाथ ऊपर उठा लिया और अगले ही पल उसने अपने समाधि अग्नि का प्रयोग करके उन गोबलिन्स की लाशों को नष्ट कर दिया। जो डार्क एल्फ ये देख रहे थे, अब उनकी हालत डर के मारे पतली हो चुकी थी। अब उनकी इच्छा हो रही थी कि जल्द से जल्द अद्विका के पैरों में गिरकर उससे माफी मांग ले और उसे अपना भगवान बना ले। डार्क एल्फ के पास ऐसा कोई नहीं था और होगा जो इतनी खतरनाक शक्तियां रखता हो और वह अद्विका के साथ दो दो हाथ करने के काबिल हो। वह लड़की जो सारे डार्क एल्फ की लीडर थी, धीरे से अपनी जगह पर खड़ी हो गई और अद्विका से बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी मदद की है। हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। उस लड़की की बात सुनकर शौर्य बोला, क्या तुम इस कबीले की रानी हो? ये सुनकर उस लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगते हुए कहा, महोदय मुझे क्षमा कर दे, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम जेना है और मैं डार्क एल्फ की मुखिया हूँ। मैं रानी नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पास विश्व तरु की ब्लेसिंग्स नहीं है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और बोला, फिलहाल मेरे पास कुछ है जो आप लोगों की हालत में सुधार ला सकता है और आपका पेट भी भर सकता है। जब तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे भरोसे के लायक हैं तभी तुम मेरे साथ चल सकते हो। इतना कहकर शौर्य ने अपना हाथ लहराया और ढेर सारे फलों का ढेर वहां लगा दिया, साथ ही कई बोतलें भरकर आध्यात्मिक पानी को भी उनके सामने रख दिया। शौर्य ने उसके बाद सबसे पहले जेना को उसे खाने के लिए दिया। जेना ने भी थोड़ा डरते हुए उन फलों को खाया और जैसे ही वह फल उसके पेट में चला गया वह ऊर्जा में तब्दील हो गया और अगले ही पल जेना का शरीर अधिक मजबूत और आकर्षक हो गया। साथ ही उसकी रूखी त्वचा एकदम से मुलायम और कोमल हो गई। उसके सफेद चांदी की तरह दिखने वाले बाल भी अब चमकने लगे थे। जेना ने अपने अंदर भी कई सारे बदलाव महसूस किए। उसकी ताकत पहले से कई गुना अधिक बढ़ गई थी और एक हल्की काले तरल की परत उसके शरीर पर आ गई। अद्विका समझ गई कि उसे क्या करना है तो उसने जेना को इशारा करके नहाने के लिए भेज दिया। जेना तुरंत पास ही के एल्फ के लिए बने तालाब में चली गई और उसने नहाकर अपने कपड़े बदल लिए। जब जेना वापस आई तो उसकी आभा अब बिल्कुल रानी क्लियो की तरह लगने लगी थी। शौर्य ने उसे फिर आध्यात्मिक पानी पीने के लिए कहा। इस बार जेना ने बिना सोचे तुरंत पानी को पी लिया। अगले ही पल जेना की शक्तियों में बढ़ोतरी हो गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई देने लगी। एक बार जेना ने सभी लोगों को ये कन्फर्म करके बताया कि इसमें कोई खतरा नहीं है तो सभी लोगों ने तुरंत फल और एक पानी की बोतल अपने लिए उठा ली और तुरंत अपने अपने झुग्गियों में चले गए। इधर सभी डार्क एल्फ के जाने के बाद शौर्य, अद्विका और जेना ही बाहर रुके थे। शौर्य ने गौर किया कि डार्क एल्फ की आबादी ज्यादा नहीं है। इनकी आबादी लगभग 200 ही थी, पर एल्फ काउंसिल की वजह से उन्हें यहाँ ऐसे जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। शौर्य अब इन एल्फ के आसपास लगाई गई सारणी को नष्ट करना चाहता था। उसने कुछ आध्यात्मिक पत्थर निकाले और उन्हें कबीले के चारों तरफ फेंक दिए। उसके बाद उसने अपने खून की एक बूंद निकाली और हवा में ही अपने खून की बूंद से एक चिन्हांकित सारणी को बनाने लगा और अपने हाथों से कुछ मुद्राएं करने लगा। अगले ही पल कबीले के चारों तरफ फैली सारणी कांच की तरह चटक गई और वहां से काला धुआं निकलने लगा। शौर्य के ऐसा करते ही पूरे कबीले के ऊपर से सारणी का प्रभाव हट गया और सभी लोग इसे देखकर और भी ज्यादा हैरान हो गए। वो सभी लोग जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने झुग्गियों से बाहर निकल आए, पर इस वक्त अपने उनका सारा रंग रूप बदल चुका था। सभी लोग पोषित दिख रहे थे। उनके शरीर अब मजबूत दिखाई दे रहे थे। उन सभी को देखकर शौर्य के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान आई और वह मन में बोला, ये रही मेरी कातिलों की सबसे मजबूत टोली। अब मेरी बाकी बहनों को ये काम करने की जरूरत नहीं है। मैं अब उन सभी को शहरों में बसने के लिए भेज दूंगा। शौर्य असल में इन डार्क एल्फ की कत्ल करने की क्षमता से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका था, इसीलिए वह इनका इस्तेमाल अपनी एक छोटी इंटेलिजेंस यूनिट की तरह करना चाहता था। उसकी डायमेंशन में रहने वाली बहनें भी ये कर सकती थी, पर वह उनसे मजबूरी में ये काम करवा रहा था। पर अब नहीं।
इसीलिए उसने आते ही इन डार्क एल्फ को अपने साथ चलने का ऑफर दिया था। शौर्य ने देखा कि सभी डार्क एल्फ उसके सामने आए हैं तो उसने एक बार फिर उन सभी से पूछा, क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे? क्योंकि एक बार आप मेरे साथ आ गए तो आप यहां वापस नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर सभी डार्क एल्फ थोड़े सोच में पड़ गए, पर अगले ही पल सभी ने एक साथ कहा, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। वैसे भी हमारी इस जगह से कोई अच्छी याद नहीं जुड़ी है। जैसे ही उन लोगों की सहमति मिली, शौर्य ने सभी को अपनी शक्तियों से जोड़ लिया और उन्हें डायमेंशन के अंदर ले गया। जब सभी डार्क एल्फ ने अंदर का नजारा देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। डायमेंशन के अंदर इस वक्त सुबह का समय था और पूरा का पूरा डायमेंशन एकदम स्वर्ग की तरह दिख रहा था। शौर्य ने आते ही माया को बुलाया और डार्क एल्फ की सारी जिम्मेदारी माया पर सौंप दी। माया भी इस प्रजाति को देखकर हैरान थी, क्योंकि इनके बारे में उसने सिर्फ पहले प्राचीन समय में सुना था पर कभी देखा नहीं था। माया ने उन्हें उत्साहित होकर अपने साथ लिया और उनके रहने की जगह को ढूंढने के लिए निकल गई। तभी चित्रांगदा, जो कि एक देवकन्या थी, वह शौर्य के पास आए और शिकायत करते हुए बोली, तुम्हें कोई हमारी फिक्र है भी या नहीं? मुझे ब्रह्मदेव को यहाँ की रिपोर्ट देनी है, तो जल्द से जल्द मुझे बताओ बाहर क्या चल रहा है, वरना मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारी चटनी बनाकर खा जाऊंगी। शौर्य ने ये सुना तो उसने तुरंत हाथ खड़े किए, फिर उसने अद्विका की तरफ मदद की उम्मीद से देखा, पर अद्विका ने भी अपना मुंह फेर लिया। शौर्य ने फिर एक गहरी सांस ली और बाहर घाटी सारी घटनाएं चित्रांगदा को शुरू से, यानी शंभाला के प्रधानाचार्य के अंत से लेकर ओलंपस आयाम में आकर लुसिफर के अंत तक की सारी कहानी सुनाई। फिर उसने एल्फ किंगडम के अंदर कल्पवृक्ष के साथ हुए हादसे के बारे में जानकारी दी। चित्रांगदा ने ये सारी बात ध्यान से सुनी और फिर उसने शौर्य से कहकर खुद को डायमेंशन से बाहर धरती पर जाने का रास्ता खोल लिया। रास्ता खुलते ही चित्रांगदा उस रास्ते से डायमेंशन से बाहर आ गई और उसने तुरंत अपने हाथ को आगे करते हुए कुछ मंत्र बोले और उसके हाथ में एक ब्रह्मदेव की प्रतिमा वाली मुद्रा प्रकट हो गई। क्या बात करने वाली है चित्रांगदा? क्या कहेंगे ब्रह्मदेव इस बात को जानकर? क्या ब्रह्मदेव शौर्य के इस तेजी से किए काम से प्रसन्न होंगे? अब क्या होने वाला है आगे? 228 पुण्य का लेखा जोखा। पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर एक कमल पर एक साधु की तरह दिखने वाला आदमी बैठा था। उनके हाथ में एक छोटी सी मुद्रा थी और उस मुद्रा के अंदर से एक रोशनी निकल रही थी और उस रोशनी में एक खूबसूरत लड़की की प्रतिमा दिखाई दे रही थी। उस रोशनी के अंदर जो प्रतिमा थी वो किसी और की नहीं, चित्रांगदा की थी और वह इस वक्त ब्रह्मदेव के साथ बात कर रही थी। उसने ब्रह्मदेव को देखते ही दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मदेव से कहा, देवकन्या चित्रा का प्रणाम स्वीकार करे ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ने चित्रांगदा को देखकर आशीर्वाद दिया और बोले, जीते रहो पुत्री चित्रांगदा। बोलो क्या हाल है उधर पृथ्वी लोक पर? ब्रह्मदेव की आज्ञा मिलते ही चित्रांगदा ने बोलना शुरू किया, भगवान शौर्य ने संत अधिपति स्तर के सर्वोच्च साधना घेरे को प्राप्त कर लिया है। उसके बाद उसने पाप के प्रभाव को कम करने के लिए सभी मुख्य जगहों से उसका अस्तित्व कम करने के लिए कली के दासों को और उसके अनुयायियों को मार दिया है। साथ ही साथ उसने शंभाला पवित्र भूमि पर जाकर दैवी योजना में खलल डालने वाले तत्वों को नष्ट करके वहां उसने नए सुधार एवं अन्य बुरी प्रथाओं को नष्ट करके वहां रहने वाले लोगों का विश्वास प्राप्त कर लिया है। उसके बाद अब शौर्य दूसरे आयाम में जाकर वहां की दैवी विरासतों को कली से बचाकर उसके खास सेनापति को मार चुका है। शौर्य ने कुछ दिन पहले ही विश्वतरु यानी स्वर्ग के कल्पवृक्ष को भी बचाया है और उसे पुनर्जीवित कर दिया है। इस काम के लिए उसे विश्वतरु ने अपना एक बीज उपहार के रूप में दिया है। चित्रांगदा ने एक ही सांस में शौर्य ने किए सारे कांड मतलब कारनामे ब्रह्मदेव को बता दिए। ब्रह्मदेव ने ये सुना तो उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, ये तो अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने इतने कम समय में इतने सारे काम निपटा दिए। मुझे आशा है कि उसके पुण्य की गिनती भी बढ़ चुकी होगी। जब चित्रांगदा ने ये सुना तो उससे याद आया कि उसने शौर्य को कभी पुण्य अर्जित करने की कोई बात बताई ही नहीं है। वह हकलाते हुए बोली, भगवान मुझे क्षमा करे, लेकिन मैंने एक भूल कर दी है। मैंने शौर्य को कभी पुण्य अर्जित करने की बात बताई नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये सुनकर ब्रह्मदेव की भौहें सिकुड़ गई और फिर उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और बोले, कोई बात नहीं पुत्री चित्रांगदा, पुण्य अर्जित करना एक स्वाभाविक क्रिया होती है और शौर्य ने इतने सारे काम किए हैं तो उसे पुण्य तो प्राप्त हुआ ही होगा। पहले हम जांचते हैं कि उसने कितना पुण्य अर्जित किया है, कितना बाकी है। ये कहकर ब्रह्मदेव ने अपने तर्जनी को उठाया और उनके सामने एक पटल खुल गया। पटल के ऊपर शौर्य की सारी जानकारी दिखाई देने लगी, लेकिन ये सारी जानकारी देखकर ब्रह्मदेव ने सिर हिलाया और बोले, इसके अंदर तो सिर्फ आम शौर्य की जानकारी है, पर देवता का वारिस बनने के बाद की जानकारी इसके अंदर है ही नहीं है। ब्रह्मदेव ने फिर अपने सहायक को आवाज लगाई, चित्रगुप्त यहाँ आओ।
ब्रह्मदेव की आवाज उस आयाम में गूंज गई और अगले ही पल चित्रगुप्त वहां हाथ में एक किताब लेकर प्रकट हो गए। चित्रगुप्त के आते ही ब्रह्मदेव ने सामने तैर रहे पटल को चित्रगुप्त की ओर भेज दिया और बोले, मुझे शौर्य की सारी जानकारी अद्ययावत करके दो। ब्रह्मदेव का आदेश मिलते ही चित्रगुप्त ने बिना कोई सवाल किए अपनी किताब खोली और शौर्य की सारी जानकारी उस पटल पर चढ़ा दी और उस पटल को ब्रह्मदेव के पास भेज दिया। ब्रह्मदेव ने इस बार जब पटल को खोला तो उनके सामने शौर्य की संपूर्ण जानकारी आ चुकी थी। ब्रह्मदेव ने देखा कि शौर्य जो मनुष्य की तौर पर जन्मा था अब उस जगह अर्धदेवता कहकर लिखा हुआ था। साथ ही शौर्य के भक्ति करने वालों की संख्या भी काफी अच्छी थी, पर जब उनकी नजर शौर्य के पुण्य और पाप पर गई तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। बार बार लोगों की हत्याएं करने की वजह से शौर्य के पाप में भी बढ़ोतरी हो चुकी थी, क्योंकि पाप का लेखा जोखा नरक से आता है और पिछले कुछ दिनों से शौर्य के हाथों मारने वालों की संख्या काफी बढ़ गई थी। पहले तो यमराज ने शौर्य की इस बात पर खुशी जताई, पर जैसे जैसे मारने वालों की संख्या बढ़ने लगी और कई सारे पापी नरक में तेजी से आने लगे, इस वजह से यमराज ने चिढ़कर उन पापियों के वध के बाद मिलने वाले पुण्य को शौर्य के खाते में जोड़ना बंद कर दिया। और अब नतीजा ब्रह्मदेव के सामने था। शौर्य का पुण्य बिल्कुल भी बढ़ा नहीं, उल्टा लोगों के मन में उसके लिए बढ़ते डर ने शौर्य के पाप में वृद्धि कर दी थी। ब्रह्मदेव ने चित्रगुप्त को गुस्से से देखा और बोले, इसके पुण्य में बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई है? क्या यमराज ने इसके पुण्य के मूल्य को नहीं बढ़ाया? ये सुनकर चित्रगुप्त ने हकलाते हुए ब्रह्मदेव को सब कुछ बता दिया। फिर ब्रह्मदेव ने भी बढ़ते पापियों की संख्या के बारे में सोचा और अपने गुस्से को शांत किया और बोले, एक काम करो, यमराज से कहकर शौर्य के पुण्य के मूल्य का सिर्फ 10वां हिस्सा उसके पुण्य में चढ़ा लो और यमराज से कह देना कि उन्हें इसके बाद शौर्य के पुण्य को रोकना नहीं है, उसे ये पुण्य मिलना चाहिए और ये समरलोक के अस्तित्व का सवाल है। अगली बार ऐसी भूल मत होने देना और शौर्य के हाथों मारे गए लोगों को तुरंत नरक के अन्य विभागों में विस्थापित करो। ये भारत का न्याय विभाग नहीं है जहां सालों से लोगों को न्यायालय के चक्कर लगाने पड़े, ये स्वर्ग का न्याय विभाग है। यहाँ सबूत और दोषी दोनों तुम्हारे सामने होते हैं। यमराज को कह देना कि उन्हें इन मामलों का निपटारा जल्द से जल्द करना है। ब्रह्मदेव की बात सुनकर चित्रगुप्त ने तुरंत आज्ञा ल और वहां से निकल गए। उन्होंने एक बार भी अपनी बेटी की ओर नहीं देखा जो ब्रह्मदेव की उस मुद्रा से दिखाई दे रही थी। चित्रांगदा को भी बहुत बुरा लगा। चित्रगुप्त के जाने के बाद ब्रह्मदेव ने अपना माथा सहलाया और बोले, पापियों को धरती से तो हटा दिया, पर उनका नरक में समायोजन करने में हमारे ही लोग अब कमजोर पड़ रहे हैं। इसका इलाज जल्द से जल्द करना पड़ेगा और इस शौर्य के लिए भी उसके पुण्य में वृद्धि करने का कोई मार्ग ढूंढना पड़ेगा, वरना समरलोक पर जाते ही शौर्य वहां उसे हर पल युद्ध लड़ना है और वहां उसके द्वारा मारे गए लोग सीधा उसकी ऊर्जा बन जाएंगे। उसका पुण्य वहां नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहां के लोगों को सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मदेव की बात सुनकर चित्रांगदा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ सुझाव दे सकती हूँ। ब्रह्मदेव ने भी तुरंत सिर हाँ में हिलाया, जिस पर चित्रांगदा बोल पड़ी, कैसा हो अगर शौर्य को हम किसी सन्यासी का जीवन जीने के लिए बोल दे। ये सुनकर ब्रह्मदेव हंसते हुए बोले, लगता है तुम उसके पास रहकर भी उसे समझ नहीं पाए हो। तुम्हें लगता है कि शौर्य हमारी बात मानकर एक सन्यासी जीवन जिएगा। उसने तो बाकी लड़कों की तुलना में शादी भी इतनी जल्दी की है और वह अब सन्यास कैसे ले सकता है? उसे हमें किसी और तरीके से पुण्य कमाने के लिए बोलना होगा। मैं इस पर कुछ विचार करता हूं, तब तक तुम उसके साथ रहो और पृथ्वी पर उसके द्वारा प्रभावित लोगों से उसके लिए जो मत है उसे परखो। वैसे भी पहली बार युद्ध के देवता की विरासत उसे मिली है और हमारे साथ भी ये पहली बार हुआ है। मैं थोड़ा महादेव से इस बारे में बात कर लेता हूँ। इतना कहकर ब्रह्मदेव ने चित्रांगदा से विदा ली और मुद्रा को अपने हाथों से बंद कर दिया। इधर अब चित्रांगदा सोच में पड़ गई थी। वो अब शौर्य को पुण्य अर्जित करने के बारे में कैसे बताएगी और इस धरती पर पुण्य अर्जित करने का मार्ग कौन सा है? इन सभी बातों को सोचते हुए चित्रांगदा आसमान में उड़ गई। इस बात से बाहर बिल्कुल अनजान शौर्य अपने महल के अंदर राजसी सिंहासन पर बैठकर फल खा रहा था जो अद्विका उसे खिला रही थी। वहीं ड्रैगन नागशिखा उसके सामने खड़ी थी और उसके शरीर पर नाखूनों के निशान थे। दूसरी तरफ शौर्य का गरुड़ और उसकी पार्टनर खड़ी थी। उनके शरीर पर भी कुछ काटने के निशान थे। कनक उन दोनों के बीच खड़ी थी और दोनों को डांट लगा रही थी। जब से ये दोनों प्रजाति के जीव आयाम में आए थे, उनके झगड़े को सुलझाने और उन दोनों को एक दूसरे से दूर रखने का काम कनक का ही था। कनक अब बिल्कुल भी छोटी बच्ची नहीं लग रही थी, वो इन सभी की बड़ी दीदी बन गई थी। वहीं शौर्य की भेड़ें भी उस हरे भरे घास के मैदान में आराम से रह रही थी और निश्चिंत होकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। दूसरी ओर सुगंधा, कबीर यानी सम्राट और अभिमान अब संत अधिपति स्तर के योद्धा बन चुके थे और उनकी साधना इससे आगे नहीं बढ़ने वाली थी।
शौर्य का भाई आदित्य भी अब संत स्तर का योद्धा बन चुका था, तो वही वरुण और अरुण भी अपनी साधना में जबरदस्त उछाल के साथ संत स्तर के योद्धा बन चुके थे। आदित्य को हर दिन युद्धकला, कूटनीति और साधना का अभ्यास माया द्वारा जबरदस्ती करवाया जा रहा था और आदित्य अब एक ताकतवर योद्धा के साथ लोमड़ी की तरह चालाक बिजनेसमैन बन चुका था। आदित्य अब गीतांजलि कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। डायमेंशन के अंदर की प्रगति देखकर शौर्य भी खुश हो गया था। उसने अब इन सभी को बाहर भेजने की तैयारी की और उन्हें तैयार होने के लिए कह दिया। डायमेंशन के अंदर रहने वाली शौर्य की बहनें जिन्हें उसने बचाया था वो भी अब पूरी तरह से तैयार हो चुके थे, पर उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया। शौर्य ने भी उनकी बात का मान रखा और उन्हें रहने दिया। इधर अभिमान की मां भी अब किसी नौजवान लड़की की तरह दिख रही थी। ऊपर से वो भी अनाहत चक्र जागृत की हुई साधक बन चुकी थी। जब सभी लोग तैयार होकर बाहर आए तो शौर्य ने एक बार अपनी नजर घुमाकर देखा। उसके सामने उसका भाई आदित्य, कबीर, अभिमान, वरुण, अरुण और अभिमान की मां भी वहां खड़ी थी। सुगंधा भी धीरे से कबीर के बगल में आकर खड़ी हो गई। शौर्य को समझने में देर नहीं लगी कि ये पुरानी आत्मा भी जवान हो गई है। उनके आते ही शौर्य ने अद्विका का हाथ थामा और अपने सामने एक दरवाजा खोल दिया। ये दरवाजा सीधा उसके मुंबई के घर में खुलता था। सभी लोग एक एक करके बाहर निकल आए। बाहर आते ही उनके सामने जामवाल दादाजी और उनकी बहू खड़े थे। उन्हें देखकर वरुण और अरुण दौड़कर उनके सामने चले गए और उनके पैर छूकर उनके गले लग गए। सभी लोग हंसी खुशी घर में आ गए। फिर सब लोग एक साथ बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे, पर जब आदित्य ने बात करना शुरू किया तो उसकी बातें सुनकर शौर्य के माथे पर शिकन आ गई। आदित्य शौर्य के सामने उसके साथ हुई जबरदस्ती को बताकर रोए जा रहा था। शौर्य को उसकी बातें सुनकर लगने लगा कि रोए की हंस से। शौर्य ने फिर एक गहरी सांस ली और गुस्से से आदित्य के सिर पर एक चपत लगा दी और बोला, बेटे तेरे साथ अगर कुछ बुरा हुआ होता तो आज तू मेरे सामने बैठकर ऐसी बातें नहीं कर रहा होता। मैं ये सब कुछ माया और चित्रा को बताऊंगा, फिर देखते हैं कि तुम अपना ये रोना कितनी देर तक बताते हो। शौर्य की बात सुनकर आदित्य तुरंत भाग खड़ा हुआ और अपने कमरे में चला गया। सभी लोग उसकी नादानी पर हंसने लगे। तभी चित्रा को शौर्य के बाहर आने की खबर लगते ही वह तुरंत उसके घर पर पहुंच गई। चित्रा का चेहरा लटका हुआ था, जिसे देखकर शौर्य भी समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। शौर्य तुरंत उसके सामने गया और उसने पूछा, क्या हुआ चित्रांगदा, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या ब्रह्मदेव ने आपको कुछ कहा जिस वजह से आप परेशान हो गई हो? शौर्य के सवाल सुनकर चित्रांगदा थोड़ी सोच में पड़ गई। फिर उसने हिम्मत करके बताया, शौर्य एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, पर उससे पहले मुझे वचन दो कि तुम मुझ पर नाराज नहीं होगे। शौर्य को ये सब कुछ अजीब लगा, पर फिर भी उसने चित्रा के हाथ पर हाथ रखकर वचन दिया। फिर चित्रा ने एक बार आसपास देखा और फिर शौर्य से बोली, क्या हम अकेले में ये बात कर सकते हैं? ये सुनकर शौर्य ने सभी को देखा जिनकी नजरें उन्हीं पर टिकी हुई थी। शौर्य ने उनसे परमिशन ली और चित्रा को लेकर छत पर चला गया और अपने आसपास के बैरियर सेट कर दिया। इतना होते ही चित्रा ने अपनी बात हिचकिचाते हुए बताना शुरू कर दिया। शौर्य, दरअसल बात यह है कि जब मैं यहाँ आई थी तब मैंने एक बात तुम्हें नहीं बताई थी, और वो बात ये थी कि तुम्हारे पुण्य की संख्या। तुमने पापियों को मारने के बाद बहुत सारा पुण्य कमाया था, पर हिंसा से पाया हुआ पुण्य तुम्हारे नाम पर यमराज ने नहीं चढ़ाया और तुम्हारा पुण्य कर्म की श्रेणी में कम साबित हुआ। मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया होता तो तुमने अच्छे कर्म करने अधिक पुण्य कमाया होता और तुम्हारे पुण्य की श्रेणी बढ़ गई होती। मुझे इसके लिए माफ करना। शौर्य ने शांति से सब कुछ सुना। फिर उसे यमराज पर बहुत गुस्सा आया, पर वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और पूछा, क्या इस पुण्य की वजह से मैं समरलोक नहीं जा सकता? शौर्य के इस सवाल पर चित्रा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। चित्रा ने आगे बताते हुए कहा, समरलोक में जो तुम पुण्य कमाओगे वह तुम्हारी खुद की शक्ति से जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब है कि एक देवता का स्थान प्राप्त करने के लिए लगने वाला पुण्य तुम वहां अर्जित नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें सारा पुण्य इस धरती पर ही अर्जित करना पड़ेगा। शौर्य ने जब ये सुना तो उसकी भौहें तन गई। फिर उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपना अगला सवाल पूछा, क्या फिर अगर मैं कली और उसके अनुयायियों को मारूंगा तो मेरा पुण्य नहीं बढ़ेगा? सुनकर चित्रा ने धीरे से जवाब दिया, नहीं। अब इस बार ब्रह्मदेव ने कहा है कि इन पापियों को मारकर मिलने वाला पुण्य पर्याप्त नहीं हो सकता, तो तुम्हें अब दूसरे मार्ग से इस पुण्य को कमाना पड़ेगा, और उन्होंने दूसरा विकल्प सोचकर बताने का मुझे वचन दिया है। ये सुनकर शौर्य ने राहत की सांस ली। आखिर भाई उसको ब्रह्मदेव पर भरोसा था कि वो कोई ना कोई रास्ता उसके लिए निकाल ही देंगे। तब तक शौर्य को सब्र से इसका इंतजार करना पड़ेगा और कली को खत्म करने पर ध्यान देना होगा।
यही सब सोचकर शौर्य ने बैरियर हटा दिया और बिना कुछ कहे वह नीचे चला आया। चित्रा वही खड़े खड़े सोचते रह गई। क्या रणनीति अपनाएगा शौर्य कली से लड़ने के लिए? क्या होगा शौर्य का अगला कदम चच में सुधार लाने के लिए? क्या शौर्य के साथ ही शौर्य की मदद कर पाएंगे? क्या होगा आदित्य के साथ? 229 आदित्य अग्निहोत्री कौन है? चित्रांगदा ने ब्रह्मदेव से मिली जानकारी शौर्य के साथ साझा की और उसे पुण्य के बारे में बता दिया। साथ ही यमराज ने की हुई लापरवाही भी समझा दी, जिस वजह से शौर्य पहले तो गुस्सा हुआ, पर जब उसे पता चला कि ब्रह्मदेव कोई नया उपाय सोचकर उसे बताने वाले हैं, वह निश्चिंत होकर नीचे चला आया। इस वक्त अब शौर्य के पास दूसरी जिम्मेदारियां थी। शौर्य को अब गीतांजलि कॉर्पोरेशन का सारा कार्यभार आदित्य के हाथों में सौंपना था। नीचे आकर शौर्य ने अपने कमरे में पूरा दिन शांति से सोकर निकाल दिया। पिछले कुछ दिनों से लगातार होने वाले हमले, फिर युद्ध, इन सभी बातों से वह बहुत ज्यादा तनाव में था। आज आखिर उसे समय मिल गया जहां वह आराम कर सकता था। शाम को जब कशिश, सिमरन और रिया वापस आए तो उन्हें शौर्य के आने की खबर मिली। तीनों ने जाकर किचन में हाथ बटाया और खाना जल्द से जल्द रेडी कर लिया। इधर शौर्य भी शाम के समय उबासी लेते हुए नीचे आया। फिर दादाजी के साथ चाय पीने के बाद उसकी सारी थकान निकल गई। कुछ देर बाद इशिका और विराज भी वहां पहुंच गए। शौर्य ने उनसे मिलने के बाद उनकी हाल हवा पूछी। फिर देश विदेश की थोड़ी बातें करने के बाद शौर्य और सभी लोग खाना खाने के लिए डिनर टेबल पर बैठ गए। टेबल पर बैठने के बाद शौर्य ने सभी को एक बार ध्यान से देखा और बॉम्ब फोड़ दिया। शौर्य ने ऐसा कुछ कहा कि वहां मौजूद लोगों में से ज्यादातर लोग उसे हैरानी से देखने लगे। शौर्य ने सभी के सामने गीतांजलि कॉर्पोरेशन चोदने की बात कही थी। इस बात से सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई था तो वो थी कशिश, रिया और सिमरन। सुगंधा, अभिमान, कबीर और अभिमान की मां एकदम शांत थे। वहीं विराज भी हैरान होकर शौर्य को देख रहा था। उसने तुरंत हंसते हुए कहा, शौर्य, तुम्हें इस गधे में कब से शेर दिखाई देने लगा? तुम्हें लगता है कि ये सही से तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस संभाल पाएगा? भाई, जिस तरह तुम्हारा बिजनेस और तुम्हारे काम करने का तरीका है, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा ये भाई उस तरीके से काम कर पाएगा? विराज का सवाल सुनकर शौर्य मुस्कुराया और फिर आदित्य को देखते हुए बोला, हमारे भाई ने साक्षात देवताओं से ट्रेनिंग ली है। क्या तुम्हें लगता है कि ये फिर भी एक छोटा सा बिजनेस नहीं संभाल सकता? ये सुनकर विराज आदित्य को चिढ़ाते हुए बोला, हमारे आदित्य भाई कभी भाभी से दूर जाएंगे तो ही बिजनेस संभाल पाएंगे ना। ऊपर से भाई साहब को पार्टी करने से कौन रोकेगा जब वो पूरे गीतांजलि कॉर्पोरेशन को संभालने बैठ जाएगा। विराज का ताना सुनकर आदित्य गुस्से से बोल पड़ा, ज्यादा बकवास करना बंद कर, वरना तेरे कॉलेज के सारे कांड इशिका को बता दूंगा। ये सुनकर विराज तुरंत शांत हो गया। तभी दूसरी ओर इशिका उसकी कमर को अपने चिकोटी से पकड़कर बोली, ऐसा क्या किया था तुमने कॉलेज में जो मेरी नजरों से चुका था? अब विराज मुसीबत में फंस चुका था। वहीं आदित्य अपना मुंह दबाकर हंसे जा रहा था। शौर्य भी अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगा था। तभी कशिश जो शौक थी वह बोली, बॉस तो अब आदित्य सर कंपनी के नए बॉस होंगे। पर क्या इन्हें कोई जानता भी है बाहर की दुनिया में? ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, क्या मुझे कोई जानता था बाहर की दुनिया में ये बिजनेस खड़ा करने से पहले? ये सुनकर कशिश एकदम से चुप हो गई। तभी शौर्य आगे बोला, नाम बड़ा होने के लिए शुरुआत तो जीरो से ही करनी पड़ेगी। ये देश असंख्य आबादी का देश है और हर दिन यहाँ कोई फेमस हो जाता है और कोई अचानक बदनाम हो जाता है। इस देश में आदित्य के लिए फेमस होना मुश्किल नहीं है। बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और आदित्य एक दिन में फेमस हो जाएगा। पर क्या उसके फेमस होने से हमारा कोई फायदा होने वाला है? इसका जवाब है नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है कि मेरी जगह कौन लेता है? बस जरूरी ये है कि आदित्य भाई को आने वाली मुसीबतों को उखाड़ फेंकना है। शौर्य का एक्सप्लेनेशन सुनकर सभी लोग शांत हो गए। सभी ने खाना खत्म किया और फिर सोने के लिए चले गए। दूसरे दिन की सुबह पूरे देश में किसी भूकंप की तरह थी। शौर्य अग्निहोत्री ने अपनी गीतांजलि कॉर्पोरेशन के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके साथ ही आदित्य अग्निहोत्री अब गीतांजलि कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन बन गए हैं। पर सवाल फिर भी वही था, ये आदित्य अग्निहोत्री कौन है? जब सुबह के समय शौर्य, आदित्य और बाकी के लोग गीतांजलि कॉर्पोरेशन के ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऑफिस की बिल्डिंग को मीडिया वालों ने चारों तरफ से घेर लिया था। बड़े बड़े न्यूज चैनल के लोग ऑफिस के सामने खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक हमें खबर मिली है कि शौर्य और उनकी तीनों सीईओ अभी अभी ऑफिस के पार्क एरिया में दाखिल हो चुके हैं।
सूत्रों के हवाले से हमें ये पता चला है कि आदित्य अग्निहोत्री महिपत राव अग्निहोत्री के पोते हैं और मुंबई के पुलिस कमिश्नर विराज अग्निहोत्री के बड़े भाई हैं। इससे पहले वो अग्निहोत्री परिवार के बिजनेस में हाथ बटाते थे, पर पीछे कुछ दिनों से वो गायब हो चुके थे। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो आदित्य अग्निहोत्री एक ऐसे इंसान है जो बेहद शांत और समझदार माने जाते हैं। कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर #Who is आदित्य अग्निहोत्री ट्रेंड करने लगा था। इधर सांगली के अग्निहोत्री हवेली को भी कई मीडिया वालों ने घेर लिया था। हर कोई अंदर जाकर इस बात के बारे में जानना चाहता था, पर किसी ने भी हवेली का दरवाजा नहीं खोला। इधर रॉ चीफ कैलाश भी काफी परेशान हो गए थे। उनकी परेशानी ये थी कि अगर शौर्य गीतांजलि कॉरपोरेशन छोड़ रहा है तो फिर वो रॉ भी जरूर छोड़ देगा। वो अपने ऑफिस में इधर उधर फेर मारने लगे, लेकिन तभी उन्हें याद आया कि पूर्व रॉ चीफ तो शौर्य के घर पर ही रहते हैं। कैलाश ने तुरंत अपना प्राइवेट फोन निकाला और जामवाल दादाजी को फोन लगा दिया। कुछ रिंग के बाद जामवाल सड़क ने फोन उठा लिया और बोले, मुझे लगा ही था कि तू मुझे फोन जरूर करेगा, पर तेरे कुछ कहने से पहले ये साफ कर दूं कि एक बार अगर आप एजेंसी के पार्ट बन जाते हो तो वो आप हमेशा के लिए उसके पार्ट रहते हो। शौर्य भी कुछ ऐसा ही है। दुनिया के लिए उसने बिजनेस छोड़ दिया है और वो एजेंसी नहीं छोड़ेगा, और उसकी चिंता मत करो। अपने सारे सवालों का एक ही बार जवाब पाकर कैलाश ने एक राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, अब तो मेरे पास कोई सवाल ही नहीं बचे। मेरे सारे सवालों के जवाब अपने एक ही बार में दे दिए हैं। अब कुछ पूछना बाकी नहीं रहा। अब यही बात दीजिए कि आपकी तबीयत कैसी है और आपके टाइगर कब्स क्या कर रहे हैं। कैलाश की बात सुनकर दादा हंसते हुए बोले, जब से शौर्य के पास रहने आया हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे भी ज्यादा जवान हो गया हूं। मुझे तो जब तक शौर्य और उसकी दवाएं हैं तब तक कुछ नहीं होगा। ऊपर से मेरे दोनों पोतों ने अपनी ट्रेनिंग का पहला पार्ट खत्म कर दिया है। अब उनकी अगली ट्रेनिंग शौर्य उन्हें बाद में देगा। अब उनके कॉलेज शुरू होने का समय आ चुका है। बस अब मैं तो अपने बुढ़ापे में अपने पोतों के आसपास रहकर अपनी बची जिंदगी का मजा लेना चाहता हूं। जामवाल दादाजी की बात सुनकर कैलाश भी कुछ देर खामोश हो गया। फिर दोनों ने टॉपिक बदलकर देश विदेश की करंट कंडीशन पर बातें की। फिर दोनों ने फोन रख दिया। इधर अग्निहोत्रियों के हवेली के अंदर बड़े दादाजी और उनके सभी बेटे और बाकी पोते भी थोड़े हैरान थे, क्योंकि शौर्य ने उन्हें पहले ही बता दिया था। पर वो इतनी जल्दी सारा कार्यभार आदित्य के हाथ में सौंप देगा, इसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इधर द्वारिका में भी हलचल मची हुई थी। कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि दीनानाथ के बड़े भाई ने कुछ टेढ़ी चाल चलकर शौर्य से उसका बिजनेस छीनकर अपने पोते के नाम किया है। पर दीनानाथ ने इन सभी बातों को दरकिनार कर दिया, क्योंकि उनकी समस्या ये बिल्कुल भी नहीं थी। उनकी समस्या ये थी कि शौर्य ने द्वारिका में आने के बाद भी उन्हें ये बिल्कुल नहीं बताया था। इधर रागिनी भी परेशान हो गई थी और उसने हड़बड़ी में पहले शौर्य का नंबर डायल कर दिया, पर उसने तुरंत फोन काट दिया और फिर अद्विका का नंबर डायल कर दिया। रागिनी को अभी भी यकीन नहीं था कि शौर्य उसके सवाल का जवाब ठीक से देगा। जैसे ही अद्विका के फोन की रिंग बाजी, 2 रिंग के बाद फोन उठाया गया। हेलो आंटी, बोलिए कैसी है आप? बेटा अद्विका, मैं एकदम ठीक हूं, पर शौर्य के बारे में जो खबरें आ रही है क्या ये सच है? जी आंटी, ये खबर सच है, पर चिंता मत कीजिए, शौर्य ने ये निर्णय बड़े ही सोच समझ कर लिया है। शौर्य ने सिर्फ कंपनी का चार्ज आदित्य के हाथों में दिया है, पर उसके शेयर्स और प्रॉपर्टी राइट्स अभी भी उसके पास ही है। आपको तो अच्छे से पता है कि शौर्य किसी पर भी जल्दी यकीन नहीं करता। अद्विका ने ये बात तो ऐसे ही बोल दी, पर रागिनी को ये किसी ताने से कम नहीं थी, क्योंकि वो अपने बेटे को कभी जानती ही नहीं थी। रागिनी ने फिर भी इस बात को नजरअंदाज किया और बोली, ओह तो ऐसी बात है, पर अगर वो अपना बिजनेस नहीं संभाल रहा तो फिर अब वो क्या करने की सोच रहा है? ये सुनकर अद्विका थोड़ी चुप हो गई, क्योंकि वो ये नहीं बता सकती थी कि शौर्य अब दूसरी दुनिया में जाने वाला है और वो वहां से कब वापस आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। अद्विका न फिर कुछ सोचते हुए कहा, वो आंटी, दरअसल बात यह है कि वह आर्मी के एक लंबे मिशन पर अंडरकवर बाहर जाने वाला है। इस मिशन में मैं भी उसके साथ जाने वाली हूँ। इसी वजह से उसने कंपनी की सारी जिम्मेदारियों आदित्य भाई साहब को दे दी है। अद्विका का जवाब सुनकर रागिनी को अब थोड़ी चिंता होने लगी थी। अगर शौर्य इस मिशन के लिए अगर अपनी कंपनी छोड़ रहा है, मतलब ये मिशन काफी खतरनाक हो सकता था। उसे शौर्य की अब फिक्र होने लगी थी, पर वह ये भी जानती थी कि अब उसके फिक्र करने से शौर्य का दिल पिघलने वाला नहीं था। रागिनी ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने अद्विका से अपना ख्याल रखने के लिए कहकर फोन काट दिया। इधर गीतांजलि कॉरपोरेशन के बाहर गाड़ी से उतरने के बाद शौर्य और बाकी लोग सीधा ऑफिस के अंदर चले गए। कंपनी की नई लीगल एडवाइजर जिसे कशिश ने अपॉइंट किया था, मिस रुबीना खान, वहां मौजूद थी।
उसने शौर्य और आदित्य को कुछ पेपर्स साइन करने के लिए दे दिए। दोनों ने भी पेपर्स लिए और पूरा पढ़ने के बाद ही उन पेपर्स को साइन कर दिया। इधर दूसरी तरफ देश की बाकी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां जिनकी दुकान शौर्य ने बंद कर दी थी, वो अब इस सुनहरे मौके को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो आज तक शौर्य की वजह से गीतांजलि कॉरपोरेशन के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे थे, पर आदित्य जो एक नया लड़का है, वो अगर कॉरपोरेशन का हेड बन जाता है तो बाकी की कंपनियां किसी न किसी माध्यम से कॉरपोरेशन के अंदर एंट्री मार पाएंगे। सभी कंपनियों के मालिकों की आंखों में आज एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। आज का दिन उनके लिए दिवाली से काम नहीं था। वहीं रयजादा कॉरपोरेशन के अंदर कुछ ज्यादा ही हलचल मची थी। शौर्य ने इससे पहले इन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया था, पर आज वो शौर्य के इस निर्णय के बाद इस कंपनी को हथियाने की पूरी तैयारी करके बैठ चुके थे। इस काम में उनकी मदद उमा ठाकुर करने वाली थी। अपने चचेरे भाई की मौत का बदला लेने के लिए उमा ने इन कंपनियों के साथ हाथ मिला लिया था। उमा ने छुपकर गीतांजलि मेडिसिन्स के कई सारे पैकेजेस ब्लैक मार्केट में बेचकर कंपनी का अच्छा खासा नुकसान करवाया था। ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उमा ने कई राज्यों का डिस्ट्रीब्यूशन बिगाड़कर रख दिया था और पिछले कुछ दिनों से ठाकुर परिवार ने अजीब अजीब कारण देकर माल भी गोदामों से नहीं उठाया था। आज उमा शौर्य के पद छोड़ने की वजह से बहुत खुश थी। वह अब इस कंपनी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। इधर ऑफिस के अंदर पावर ट्रांसफर करते ही शौर्य बाहर निकलने लगा, तभी एक लड़की जो कशिश की असिस्टेंट थी दौड़कर आए और बोली, मैडम आज भी ठाकुर के लोगों ने माल उठाने से मना कर दिया है। वो ऐसा पिछले कुछ दिनों से जानबूझकर कर रहे हैं। अब तो गोदाम के अंदर भी जगह नहीं बची जहां हम माल रख सके। हमें एक तो जल्द से जल्द नया गोदाम ढूंढना होगा या नया डिस्ट्रीब्यूटर। शौर्य ने जब ये सुना तो उसके बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए और वह वापस अपने केबिन में आकर आदित्य के सामने बैठ गया। उसने चुटकी बजाई और असिस्टेंट को अंदर बुला लिया और उसे वो सारी बात रिपीट करने के लिए कह दिया। उस असिस्टेंट ने भी तुरंत सारी बात आदित्य के सामने रिपीट कर दी। आदित्य ने सब कुछ सुन लिया और फिर बोला, क्या हमारे और ठाकुर एम्पोरियम के बीच कुछ हुआ था? ये सुनकर कशिश की नजर शौर्य पर गई और आदित्य तुरंत समझ गया। शौर्य ने भी हाँ में गर्दन हिलाए और बोला, हाँ हुआ था, मैंने उमा ठाकुर के भाई को मार डाला था तो क्या? आदित्य ने ये सुनकर ज्यादा कुछ नहीं पूछा और कशिश को देखते हुए बोला, उमा को फोन करो और उसे कहो कि जल्द से जल्द मुझसे मिलने आए, और हाँ नए डिस्ट्रीब्यूटर को भी ढूंढना शुरू कर दो। कशिश ने अचानक आदित्य की आभा में बदलाव देखा। ये एकदम वैसा ही था जैसे शौर्य के अंदर था। कशिश ने तुरंत उमा को फोन लगाकर ऑफिस आने के लिए कह दिया, साथ ही पुरानी फाइल्स मांगकर सिको बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ढूंढ निकाला और उन्हें अपना नया प्रपोजल आज दोपहर तक लेकर आने के लिए कह दिया। शौर्य सामने बैठकर अपने मोबाइल में टाइम पास कर रहा था, तभी एक एडवर्टाइजमेंट उसके सामने आया जिसके अंदर संजीवनी और गीतांजलि फार्मा के अन्य प्रोडक्ट्स को ब्लैक में बेचा जा रहा था। शौर्य को तुरंत इस बात पर थोड़ा शक हुआ तो उसने कशिश से कहकर पिछले महीने का और चालू महीने का डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड मांगा। जब शौर्य ने दोनों डाटा का कंपैरिजन किया और वह तुरंत खोट पकड़ने में कामयाब हो गया। उसने वो डाटा आदित्य को दिया और उसे भी उसे एनालाइज करने के लिए कहा। आदित्य की नजरें भी काफी तेज थी और उसे देखते ही सब कुछ पता चल गया। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान छा गई और दोनों भाई एक दूसरे को देखकर सिर हिला हिलाकर मुस्कुराने लगे। तभी एक असिस्टेंट अंदर आए और बोली, सिर उमा ठाकुर मैडम बाहर आ चुकी है। अब क्या करने वाले हैं शौर्य और आदित्य उमा के साथ? क्या उमा की चोरी पकड़ी जाएगी? ऐसा क्या मिला था उस डेटा के अंदर जिस वजह से दोनों भाई हंसने लगे थे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ 230 आदित्य अग्निहोत्री इन एक्शन। गीतांजलि कॉरपोरेशन के मेन ऑफिस बिल्डिंग के अंदर शौर्य और आदित्य अपने केबिन में बैठकर उमा के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में उमा ठाकुर उनके पास आ जाती है। उसके आने तक सिस्टम जो इस ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का सोर्स ढूंढ रही थी वो भी शौर्य को मिली हुई जानकारी दे देती है। जब उमा केबिन के अंदर आ जाती है तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो ऐसे जता रही थी मानो यहाँ मौजूद लोग उससे कई सारे पैसे लेकर बैठे हैं और वह यहाँ उनसे वसूलने आए हो। शौर्य ने उसके आते ही उसे सामने लगी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उमा ने जब शौर्य को देखा तो वह हैरान परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे भी अच्छे से पता था कि शौर्य कई लोगों को अपने हाथों से मार चुका है और वह एक खूनी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। वो थोड़ा सहमते हुए बैठ गई। तभी कशिश भी बगल में आकर बैठ गई। आदित्य जो हाथ में उमा की कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड देख रहा था अचानक बोला, मिस ठाकुर क्या हमारी कंपनी से कोई प्रॉब्लम हुई है जो आपकी कंपनी पिछले कुछ दिनों से हमारे ऑर्डर्स नहीं ले जा रही है?
क्या आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन में कोई परेशानी आ रही है? ये सुनकर उमा शौर्य की ओर देखने लगी, फिर उसने एक गहरी सांस ली और सारे आरोप खारिज करते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हमारे हिसाब से जितना माल हो सके उतना उठा रहे हैं। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस मुझे एक समस्या थी जो कि इस कंपनी के पुराने मालिक के साथ थी। अगर वो मुझसे और मेरे चाचा से माफी मांगते हैं तो मैं आज भी अपना काम फिर एक बार शुरू कर सकती हूँ। ये सुनकर आदित्य मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो ये बात है। इसका मतलब आप अपनी नाराजगी उतारने के लिए हमारी कंपनी को टारगेट कर सकती है। क्या आप जानती है कि ये आपके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो सकती है? ये सुनकर उमा ने भी इतराते हुए कहा, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी कंपनी हमारे अलावा अब किसी और के साथ बिजनेस नहीं कर पाएगी। इसीलिए आपके पास हमारे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ये सुनकर आदित्य की भौहें सिकुड़ गई और फिर उसने कशिश की ओर देखा और बोला, कशिश, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच की केस ठाकुर एंटरप्राइज के ऊपर दर्ज कर दो। आज शाम तक मुझे दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से मीटिंग करनी है। साथ ही हमारे 48,000 दवाइयों के कार्टन की चोरी का केस भी ठाकुर एंटरप्राइज के ऊपर कर दो। इतना कहकर आदित्य मुस्कुराते हुए उमा को देखने लगा, पर उमा के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं आई थी। तभी कंपनी की लीगल एडवाइजर अंदर आए और उमा के पीछे खड़ी हो गई। आदित्य उस एडवाइजर को देखकर हैरान हो गया। एडवाइजर मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर आदित्य, हमारे कंपनी की पॉलिसी के अनुसार आप मिस उमा के ऊपर कोई केस दर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें हमारे कंपनी की तरफ से कंपनी के शेयर्स दिए गए थे। इसका मतलब यह है कि ये कंपनी का इंटरनल मामला हो जाता है और इसके लिए मैं इस बात पर कुछ नहीं कर सकती और ना ही किसी को ऐसा करने का अधिकार है। आदित्य, जो उस लीगल एडवाइजर को घूर कर देख रहा था, वह अचानक हंसने लगा और बोला, क्या तुम इस कंपनी में नए आए हो? हमारे यहाँ कंपनी की कोई अपनी पॉलिसी नहीं है। जब तक सामने वाला सीधा होता है हम सीधे होते हैं, और जब सामने वाला टेढ़ चाल चलेगा तो हम भी अपनी चाल टेढ़ी कर देते हैं। अब जो मैंने कहा है वो करो, वरना इस जॉब को छोड़कर जा सकती हो। आदित्य की बात सुनकर लीगल एडवाइजर अब हैरान होकर आदित्य को देख रही थी। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वहीं शौर्य चेहरे पर मुस्कान लिए ये सब सुन और देख रहा था। तभी उमा ठाकुर बोल पड़ी, मिस्टर आदित्य, लगता है आप मेरी बात समझे नहीं। ये लीगल एडवाइजर सही कह रही है। मैं भी इस कंपनी के मालिकों में से एक हूं, तो आप मुझ पर कोई कैसे करना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नल लीगल सपोर्ट लेना पड़ेगा। तभी आदित्य हंसने लगा और शौर्य की तरफ देखकर बोला, भाई, ये दुनिया ऐसे लीगल मामलों की वजह से काफी पेचीदी बन चुकी है। ये कानून, वो कानून, ये नियम और वो पॉलिसी साल दिमाग का अखाड़ा बन जाता है। आदित्य ने इतना कहा और अचानक उसके शरीर से एक आभा निकल पड़ी और अगले ही पल उमा ठाकुर उसके कुर्सी के साथ जमीन पर पिचककर सपाट हो गई। उमा अब औंधे मुंह जमीन पर लेती थी। आदित्य ने कशिश को देखा और बोला, शेयर्स के ट्रांसफर पेपर लेकर आओ। कशिश, जिसने ये देखा, वो समझ गई कि आगे क्या होने वाला है। उसने तुरंत जाकर अपने केबिन से शेयर ट्रांसफर के पेपर के प्रिंटआउट लिए। आदित्य ने वो पेपर्स उमा के आगे रख दिए और बोला, तुम्हारा कहना है कि तुम्हारे पास जब तक शेयर्स है तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये लो शेयर्स ट्रांसफर पेपर और इस पर साइन कर दो ताकि सारे शेयर्स वापस हमारे पास आ जाए। उमा, जिसे इतनी देर से शौर्य से भी डर नहीं लग रहा था, वह अचानक डर के मारे सहम गई। उसके सामने उसे अपनी मौत दिखाई देने लगी। आदित्य शैतानी हंसी के साथ बोलने लगा, तुम्हें क्या लगा मेरा भाई यहीं बैठा है और उसने मेरे पास सारी जिम्मेदारी सौंप दी, तो तुम जो मन में आए करोगी, क्योंकि तुम हमारी पार्टनर हो, पर तुम ये भूल गई कि मैं भी उसका ही भाई हूँ। हमारे तेवर ही कुछ अलग है। अब चुपचाप इस पर साइन कर दो, वरना मुझे तुम्हें मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और तुम ये अच्छे से जानती हो कि इन शेयर्स की कीमत तुम्हारे जान से ज्यादा नहीं है। अब उमा जमीन पर पड़े पड़े ही रोने लगी। तभी लीगल एडवाइजर, जिसे ये देखा नहीं गया, बोल पड़ी, मिस्टर आदित्य, आप ये गलत कर रहे हैं। आप किसी फीमेल के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। तभी छटाक की आवाज हुई और लीगल एडवाइजर उड़कर दीवार से टकरा गई। आदित्य ने उसे देखते हुए अपना हाथ झटका और बोला, ज्यादा ज्ञान मेरे सामने नहीं पेलने का, वरना सारा ज्ञान दिमाग से बाहर निकाल दूंगा। लीगल एडवाइजर तुरंत अपना गाल पकड़कर दीवार से सटकर नीचे बैठ गई। उमा, जो रोए जा रही थी, उसका रोना अचानक बंद हो गया, क्योंकि आदित्य अब उसके सामने खड़ा हो गया था। उमा ने तुरंत अपनी गर्दन को जोर से हिलाया और साइन करने के लिए सहमत हो गई। आदित्य ने टेबल से पेपर उठाए और उसके सामने फेंक दिए। कशिश ने तुरंत नीचे बैठकर पेपर्स के पन्ने पलटकर उसे साइन करने में मदद की। साइन होते ही आदित्य ने पेपर्स को लीगल एडवाइजर के मुंह पर फेंक कर मारा और बोला, ये लो और केस फाइल कर दो।
और हाँ, हमारी कंपनी कोई पॉलिसी नहीं मानती। हम मानते हैं तो वो सिर्फ बाहुबल है। अगर किसी को ज्यादा चूल मची हो हमसे पंगे लेने की तो उसे सामने आते ही हम साफ करना पसंद करते हैं। आदित्य की बात सुनकर शौर्य ने जोरदार तालियां बजाई। फिर वह मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है आदि भाई, आप तो छा गए। इतना कहते हुए शौर्य ने उमा को जमीन से उठाया और कुर्सी पर बिठाया। शौर्य ने अपना रुमाल उमा को दिया और बोला, तुम्हें मुझ पर गुस्सा है क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई को मार दिया, पर क्या तुम्हें वजह पता है? ये सुनकर उमा थोड़ा सहम गई और बोली, हाँ, पर इसमें आपकी सीईओ कशिश की भी गलती थी। मेरे भाई को उसने भी पहले अपने नजदीक आने दिया था, तभी तो वो ऐसी हरकत कर बैठा। ये सुनकर शौर्य ने नामे अपना सिर हिलाया और बोला, यही तो तुम्हारी गलती है उमा मैडम की, तुमने अपने भाई को एक संत समझा था। पहले तो मैंने उसे नजरअंदाज किया, पर जब मैंने उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया तो मेरे सामने ये सारी बातें आई। इन्हें तुम ध्यान से देखना। इतना कहकर शौर्य ने उमा को उसका फोन थमा दिया, जिसके अंदर उसका भाई कई लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हुए दिख रहा था। और वो सारी लड़कियां बाद में गुमनाम लाश बन गई थी। उमा ने ये देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उमा ने अपने चाचा के कहने पर गीतांजलि कॉरपोरेशन और शौर्य को बर्बाद करने के लिए रायजादा फैमिली से भी हाथ मिला लिया था। और अब उसे पता चल रहा था कि उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके उसके चाचा ने शौर्य के खिलाफ खड़ा कर दिया है। और इस वक्त वह अकेले ही शौर्य की दुश्मन बन गई, वो भी बिना किसी वजह के। उमा की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। उसे ठगे जाने का एहसास है रहा था। उसके पिता और चाचा दोनों ने उसे धोखा दिया था। उमा ने अपने हाथ जोड़े और शौर्य से माफी मांगी, लेकिन अब माफी मांगकर कोई फायदा नहीं था। आदित्य ने कॉन्ट्रैक्ट पहले ही तोड़ दिया था और अब ठाकुर एंटरप्राइज के ऊपर केस भी हो चुकी थी। पूरा का पूरा ठाकुर परिवार अब शौर्य की रडा पर था। उमा ने शौर्य से विनती करते हुए कहा, अब मुझे मालूम चला है कि सारी गलती मेरी थी। मैं किसी के बहकावे में आकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठी हूँ। पर आप बस मेरे कंपनी को छोड़ दीजिए। मैं आपको सारे नुकसान का हर्जाना दे दूंगी। आप बस ये केस वापस ले लीजिए, वरना मेरा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। ये सुनकर शौर्य ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। उसने आदित्य की ओर इशारा किया और बोला, अब मेरा कोई लेना देना नहीं है इस कंपनी से, जो करना है वो अब आदित्य की हाथ में है। अब वो देखो और तुम देखो, मुझे इसमें फोकट का मत घसीटना। मैंने तो सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित की है। इतना कहकर शौर्य बगल के सोफे पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। शौर्य का ऐसा बर्ताव उमा ने कभी नहीं सोचा था, पर अब वह भी क्या कर सकती थी। उसने एक बार आदित्य की ओर देखा, जो उसे ही तीखी नजरों से देख रहा था। शौर्य की तरह आदित्य को भी पीठ में छुरा घोंपने वाले बिल्कुल पसंद नहीं थे। आदित्य की आंखों में उमा को कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी तो वह अपना सिर झुकाकर वहां से निकल गई। कुछ ही देर में एक बिजनेस सूट पहने अधेड़ उम्र का आदमी केबिन के बाहर आकर नॉक करता है। आदित्य की प्रेमी मिलते ही वह अंदर आ जाता है। अंदर इस वक्त आदित्य और कशिश कई सारी फाइल्स को उलट पलट कर देख रहे थे। उस आदमी के अंदर आते ही कशिश बोल पड़ी, मिस्टर शिवाय आर्य, आप इतनी जल्दी आएंगे इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर वह अधेड़ उम्र का आदमी हंसते हुए बोला, गीतांजलि कॉरपोरेशन का कॉल आने पर अगर हम नहीं पहुंचे तो वो आपकी तौहीन होगी। ये कहते हुए शिवाय अंदर आ गया, पर जब उसकी नज़र शौर्य के ऊपर पड़ी तो वो अचानक ठिठक गया। उसका ये रिएक्शन ऐसा था मानो जैसे उसने किसी सोते हुए शेर को देखा हो। शौर्य की आंखें बंद थी, पर वह शिवा की नजरों और उसकी धड़कनों को महसूस कर सकता था। अगर इस वक्त शौर्य ने सिर्फ अपनी आंखें खोलकर एक बार शिवाय को देख लिया तो वह जगह पर दम तोड़ देगा। आदित्य ने उसे सामने आकर बैठने का इशारा किया और अपने पीछे लगी बेल को प्रेस कर दिया। अगले ही पल एक ऑफिस बॉय कॉफी लेकर केबिन में आ गया। उसके पीछे कंपनी की लीगल एडवाइजर भी अपना सुजा मुंह लेकर अंदर आ गई। लीगल एडवाइजर की कुछ ज्यादा हो खतरनाक तरीके से मरम्मत हो गई थी, जिस वजह से उसने आते ही कॉन्ट्रैक्ट के सारे पेपर्स टेबल पर रख दिए और पीछे जाकर कशिश के बगल में खड़ हो गई। कशिश इस बेचारी को क्या कहेगी, उसने तो खुद शौर्य को कई लोगों को जान से मारते हुए देखा था, तो आदित्य भी वैसा ही होगा इसकी पूरी उम्मीद उसे थी और वही हुआ था। बिजनेस की बात करते हुए आदित्य ने शिवाय को 5% के शेयर्स ऑफर कर दिए और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर दिया। उसके बाद कशिश शिवाय को प्रोडक्शन प्लांट और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल समझाने के लिए लेकर चली गई। आदित्य भी अब थोड़ा रिलैक्स होकर अपनी कुर्सी पर आंखें बंद करके कुर्सी पर टेक गया। तभी शौर्य अपनी नींद पूरी करके उठ गया और आदित्य से बोला, उमा को तो तुमने निपटा दिया, पर रायजादा ग्रुप अभी भी दवाइयों को ब्लैक मार्केट में बेच रहा है। अब इसे कैसे हैंडल करोगे?
ये सुनकर आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, उसकी चिंता ना करो, मुझे चित्रा गुरु ने एक खास गिफ्ट दिया है जिसकी मदद से मैं सारे फ्लोज को देख सकता हूँ और उन्होंने मुझे भी उड़ने वाली तश्तरी दी है। मैं उसकी मदद से तुम्हार तरह यहाँ से वहाँ कुछ ही देर में आ जा सकता हूँ। रही बात इन रायजादा ग्रुप के लोगों की, तो उनकी उल्टी गिनती कल से शुरू हो जाएगी, तुम इस बात की चिंता मत करो। आदित्य की बात सुनकर शौर्य को कोई हैरानी नहीं हुई और उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर जाने लगा। तभी आदित्य का फोन बजा। जब आदित्य ने फोन पर फ्लैश होता नाम पढ़ा तो उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। ये फोन उसकी पत्नी अदिति का था। अदिति शौर्य की भाभी थी जो हमेशा अपने बेटे के पीछे ही ध्यान देती थी। उसका ध्यान अपने पति पर सिर्फ रात में जाता था, लेकिन आज उसने दोपहर को ही फोन किया था, जो शौर्य को बहुत अजीब लगा। दूसरी तरफ से तभी अदिति की आवाज आई, अहो मैं मुंबई पहुंच गई हूं टीटू के साथ, आप हमें लेने के लिए आ जाए। ये सुनकर आदित्य ने तुरंत शौर्य को देखा और बोला, सुन तेरी भाभी आ रही है और मैं उसे एयरपोर्ट से पिकअप करने जा रहा हूं। कशिश को कह देना कि मैं अब उसे सीधा घर पर मिलूंगा। इतना कहकर आदित्य केबिन से भाग गया। शौर्य उसे कुछ कहना चाहता था पर वह कह नहीं पाया। शाम को शौर्य घर पहुंच गया और घर पर उसने टीटू को देखा जो कि सिर्फ 3 साल का था और काफी गोलमटोल दिखता था। शौर्य ने आते ही पहले अदिति के पैर छुए और आशीर्वाद लिया, उसके बाद टीटू के गालों को पकड़कर उसे चूम लिया। शौर्य उसके बाद टीटू को लेकर अद्विका के पास चला गया। जब अद्विका ने टीटू को शौर्य की गोद में देखा तो उसे भी एक बच्चे की इच्छा हुई, पर उसने उसे तुरंत अपने दिमाग से खारिज कर दिया। तभी शौर्य जो अद्विका के पास पहुंच गया था, उसे महसूस हुआ कि उसके डायमेंशन में कोई हलचल हुई है। शौर्य ने तुरंत टीटू को अद्विका की बाहों में दे दिया और डायमेंशन के अंदर चला गया। जब शौर्य डायमेंशन के अंदर पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें बाहर आ गई। उसके सामने 4 विशालकाय जीव हवा में तैर रहे थे। ये कौन से जीव डायमेंशन के अंदर आए थे? क्या शौर्य को इनसे कोई खतरा है? क्या ये किसी मुसीबत की आहट है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ तारांकन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको सुनकर मजा आया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर ठोक दीजिए, थम्स अप का चिन्ह, और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या आया। अगर आप ऐसे ही और धमाकेदार एपिसोड सुनना चाहते हैं तो चैनल नॉवल बॉय डॉन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा देना बेल, ताकि अगली कहानी सीधे आपके पास पहुंचे बिना किसी देरी के। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और कहानी सुनते रहिए। हेडफोन। जय हिंद, धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।